रोज़ाना की तरह आज भी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, मौसम के मिजाज गर्म हैं और मरकरी का रुख मज़ीद ऊपर की जानिब है। दिल्ली और कुर्ब जवार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है दर्जे हरारत। यानी आने वाले कई दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार बहुत कम नज़र आते हैं। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर मुमकिन हो तो दोपहर में घर से बाहर ना निकलें और पानी और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और दोस्तों, अगर ज़्यादा ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो खूब पानी पीकर निकलें। तेज़ धूप से बचने के लिए काले चश्मे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप लगा सकते हैं और ज़्यादा दूर अगर नहीं जाना है तो छतरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, गर्मी से राहत पाने के लिए कई तरह के शेक्स, और वो भी जायकेदार, मिसाल के तौर पर मिलन शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक। अब ये सारे शेक्स बताते बताते हमारे मुंह में तो आने लगा पानी। बहरकैफ, लस्सी, सत्तू, नींबू का पानी, शिकंजी और आम पन्ने का इस्तेमाल खूब पसंद किए जाते हैं। मौसम्बी, तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा, लीची जैसे फलों का इस्तेमाल भी बड़ा उम्दा ऑप्शन है। और हल्की ग़िज़ा और ताज़ा खाना खाइए। बासी खाने से कीजिए परहेज़। और सलाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज और नींबू। ये सब बड़े ही मुफीद साबित होते हैं। तो दोस्तों, इस गर्मी के शिद्दत से अपनी हिफाजत कीजिए और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात। और आइए सुनते हैं अब अहम खबरों की सुर्खियां। खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में एक कार के जरिए देसी साख्त का बम धमाका करने के बड़े वाक़ये को टाल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिजली के शोबे में सार्फिन का इत्मीनान और माली इस्तेहकाम बढ़ाए जाने पर दिया जोर। वंदे भारत मिशन के तहत 6 परवाज़ों के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे हुए 1000 भारतीय शहरी वतन वापस आ रहे हैं। मगरबी और शुमाल मगरबी भारत में टिड्डी दल की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़। रेलवे ने खुसूसी श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख मुसाफिरों को उनकी आबाई रियासतों तक पहुंचाया। पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ 67 लाख किसानों को पहुंचा फ़ायदा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से घरेलू परवाजें चलना शुरू। आत्मनिर्भर भारत मुहिम का मकसद भरोसेमंद, खुद कफील और हमदर्दी पर मबनी मुल्क का तस्वुर। पीयूष गोयल। लॉकडाउन के कई फ़ायदे, वबा से फैलने की रफ्तार में आई कमी। वजारत सेहत। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए अफराद की तादाद हुई 67,692। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और डिफेंस पब्लिक सेक्टर ने 15 लाख मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर किया तैयार। वजारत दिफा। आलमी मंडी के तज्जियाकारों ने कहा है कि कोरोना की वजह से पूरे आलम में इस साल आलमी बाजार रहेंगे सुस्त। भारत ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच क्रिकेट सीरीज़ 3 दिसंबर 2020 से शुरू। और शुमाली भारत में गर्मी की शदीद लहर जारी, जल्द ही राहत की उम्मीद। महकमे मौसमियात। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर आपसे मुखातिब हैं। आप प्रोग्राम का लुत्फ़ लीजिए। जी जनाब, आपकी दिलचस्पी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आगाज़ में हम अपने मुल्क की मिलीजुली तहजीब का एक नमूना पेश कर रहे हैं। सुनते हैं भक्ति रस के तहत निशु चावला से गुरबानी का ये शब्द। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रिशु चावला है। मैं उर्दू चैनल सर्विस की तरफ से आपके लिए एक गुरबानी का शब्द पेश करने जा रही हूँ।
निशु चावला से अभी आपने शब्द का सुरूर लिया। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के जरिए सोशल मीडिया लाइव पर। अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम डॉक्टर साहब के साथ। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। मेरा नाम डॉक्टर जेपी चुग है और मैं आज कोरोना के फैलाव को रोकने में संक्रमण से आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मास्क की आवश्यकता बताऊंगा। मास्क पहनना का मतलब है कि अपने मुंह और नाक को किसी भी कपड़े से, सिंपल कपड़े से या सर्जिकल मास्क से कवर करके रखा जाए। और ये बहुत आवश्यक है कि आप घर से निकलते ही मास्क को पहनें और वापस आने के बाद घर के अंदर ही इसे उतारें। इसके अतिरिक्त ठीक ढंग से मास्क कैसे पहना जाए वो भी बहुत आवश्यक है। आपके मास्क का ऊपरली हिस्सा नाक के ऊपर वाले हिस्से तक जाना चाहिए। उसके बाद ये मुंह को कवर करता हुआ ठोड़ी के निचले हिस्से तक आना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस साइड से भी बिल्कुल मुंह से चिपका हुआ होना चाहिए ताकि कहीं से भी हवा का अंदर आने जाने का रास्ता ना बचे। ये मास्क अगर हर एक व्यक्ति मास्क पहनेगा तो अगर किसी को संक्रमण हुआ है तो उसको दूसरे तक पहुंचने में थोड़ा रुकावट होएगी। दूसरा, अगर आपको संक्रमण नहीं भी है तो भी आप संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो जो हवा है, हवा में इस वायरस के कण, छोटे छोटे सूक्ष्म कण हवा में तैरते रहते हैं, जो कि रोगी के 3 से 4 मीटर दूर तक रहते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस फासले के अंदर आ जाता है और वो बिना मुंह को कवर किए हुए सांस लेता है तो ये वायरस इन्फेक्शन होने का चांस उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम घर से निकलते हुए हमेशा अपना मुंह और नाक मास्क से कवर करके रखें। मैं दोबारा इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि ये आवश्यक नहीं है कि ये आप सर्जिकल मास्क पहने या N95 पहने या कोई और बढ़िया मास्क पहने। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो भी आप किसी भी सादे कपड़े से अपना मुंह ढककर निकल सकते हैं। उससे भी संक्रमण कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर जेपी चुग ने कोरोना वायरस के बचाव और इससे फैलने से रोकने के लिए बहुत मुफीद जानकारी दे दी। उम्मीद है दोस्तों आप इन बातों पर अमल करके अपने आप को सेफ रखेंगे और दूसरों का भी भला हो जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम अभी जारी है। आइए सुनते हैं लखनऊ डिग्री कॉलेज की साबिका प्रिंसिपल डॉक्टर सबीहा अनवर का लिखा हुआ अफसाना। मौजू है यूज एंड थ्रो। मेरी कहानी का उन्वान है यूज़ एंड थ्रो। टेलीफोन की घंटी फिर बजी। मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? रस में घुली हुई आवाज़ आई। आदाब अर्ज़। क्या आप सबा की अम्मी बोल रही हैं? कैसी हैं आप? ज़रा सबा से बात करवा दे। एग्ज़ामिनेशंस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रिसीवर मेज़ पर रखते हुए सबा को पुकारा। सबा, तुम्हारा फ़ोन है। पर्दे को झटका देती हुई सबा अपने कमरे से बरामद हुई और तेज़ी से फ़ोन पर झपटी। मैंने खामोशी से इस तरह आंखें बंद कर लीं जैसे मैं कुछ नहीं जानती, जबकि मुझे मालूम था कि ये फ़ोन इसी वक्त आएगा। मैं आधे घंटे से सरदर्द के बहाने फ़ोन के करीब सोफ़े पर नीम दराज थी। इस फ़ोन का तो मुझे सुबह से इंतज़ार था। मुझे फ़ोन करने वाले का नाम भी मालूम है और आगे की तफसील भी। मुझे लगा जैसे मेरी भोली भाली बेटी, किताबों और नोट्स में गुम रहने वाली मासूम लड़की, किसी अनदेखे अंदोह में धीरे धीरे गिरफ्तार होती जा रही है, एक ऐसे रोग में जो घुन की तरह पूरी ज़िंदगी उसकी खुशियों को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा और फ़रार के तमाम रास्ते बंद होंगे। मुझे तजुर्बा है कि ज़िंदगी में सब कुछ अपना होते हुए भी कुछ अपना नहीं होता है। धूप छाँव से भरी ज़िंदगी गुजार कर मुझे याद भी नहीं है कि सुकून और बेफिक्री की ज़िंदगी छोड़कर मैं किस दिन बनवास के लिए निकल खड़ी हुई। मैंने अपना हाल दिल किसी को नहीं बताया,
हाल दिल था भी क्या जो किसी को बताया जाता। आज भी मुझे वो दिन याद आता है तो बहुत अजीब सा लगता है। बात पुरानी है मगर जहन में बिल्कुल ताज़ा है। जब यूनिवर्सिटी के बहुत जाने पहचाने जीने के पास उसने बड़ी सादगी से हमारे ग्रुप के सामने एक मुख्तसर से तारुफ के बाद चंदे की रसीद की कॉपी बढ़ाई थी। जाते हुए जाड़ों की दोपहर थी। यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में यौम गालिब की तैयारियां चल रही थीं। वो सब लड़कों में आगे आगे था। उसके लहजे की सादगी, खूबसूरत उंगलियां और चमकते हुए नाखून जैसे नज़रों में बस गए। दिन में कई बार उसका ख्याल आया। मैं बार बार फाइल से निकाल कर रसीद के पुष्ट पर छपे हुए प्रोग्राम और दूसरे अरकान का नाम पढ़ती, बार बार पढ़ती, मगर समझ में ना आता कि कौन सा नाम इस पर फिट बैठता है और इतने नामों में कौन सा नाम उस पर सज रहा है। आज ज़िंदगी की एक किताब की तरह सामने खुली पड़ी है। कहीं कोई उलझावा नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। फिर भी पता नहीं ये बात क्यों आज तक समझ में ना आई। इतनी उम्र गुजरने के बाद बच्चे अपने कद के बराबर आ गए। सर में बालों की सफ़ेदी दूर से झलकने लगी। मेरा शुमार आज यूनिवर्सिटी की संजीदा और पुख्ता शऊर रखने वाली प्रोफेसर्स में होने लगा है, मगर दिल उतना ही कमज़ोर और नटखट है, बात बात पर अड़ जाने वाला अड़ियल। वो दिन भी कितने अजीब थे जब हर बात दिल पर जाकर ठक से लगती थी। जो बात अच्छी लगी वो सबसे अच्छी है और जिसको गलत कह दिया दुनिया की कोई ताकत उसको अच्छा नहीं कह सकती। दिल की हुकूमत दुनिया पर चलती थी और ये यकीन था कि हमसे ज़्यादा होशियार तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अफलातून, बुकरात, सुकरात तो हमारे सामने दूध पीते बच्चे थे। नई दुनिया का जो हमें तजुर्बा है वो इन्हें कहाँ नसीब। इश्क व मोहब्बत, रिश्ते नाते, दोस्ती, इल्म, फ़न, मज़हब, अकायद, गरज ये कि हर मामले में हमारी एक राय थी, मजबूत, मोहतात, नपी तुली 16 आने और 52 रत्ती की। शायर हो, मौसीकार हो, गुलूकार हो या फिल्म स्टार, पसंद नापसंद के अड़ियल पैमानों से हर एक को नापा जाता, सर पे बिठाया जाता और चुटकियों में उड़ा दिया जाता। ये दुनिया क्या है और हम इसमें कहाँ पर हैं, इसका ख्याल तो बहुत वक्त गुजरने के बाद आया। उस वक्त जब बाजी हाथ से निकल चुकी थी, बल्कि यूँ कहिए कि हमें पीछे छोड़कर बहुत आगे जा चुकी थी। आज जब गुजरे दिनों का ख्याल आता है तब मैं चेहरों की भीड़ में उस मासूम और ज़िद्दी लड़की को तलाश करती रह जाती हूँ जो कहीं बहुत पीछे छूट गई, नज़रों से ओझल हो गई। एक हज़ीमत और नातमामी का एहसास है। सब कुछ है मगर वो नहीं है जिसकी मुझे तमन्ना थी। सुकून और ख़ुशी के हर लम्हे में वो मुस्कुराता हुआ सामने आता है और बेचैनी की हर साथ में मदद के लिए अपना मजबूत कदम आगे बढ़ाता है। इसीलिए मेरी बेटी सबा की करीबी सहेली और क्लास फेलो राना ने जब मुझसे फ़ोन पर सबा की खैरियत पूछी तो मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि राना और सबा रोज़ ही मिलती होंगी या फ़ोन पर राब्ता होता होगा। लेकिन अपनी बेटी सबा की ऊल जलूल मगर पुरे एतमाद खैर खबर तो मुझे राना से ही मिलती थी। राना ने फ़ोन पर मेरे इस्तिफसार को सरसरी तौर पर लिया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बचपन से एक ही क्लास में पढ़ने और हर सरगर्मी में साथ साथ शरीक रहने वाली सहेलियों में कोई अनबन तो नहीं हो गई। मुझे चैन न पड़ा। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो राना ने कहा सबा के अब नए दोस्त बन गए हैं, बस उनके साथ ज़्यादा रहती है। मैंने नए दोस्त का नाम पूछा तो राना ने कहा इस लड़के का नाम नासिर है, क्लास का सबसे तेज़ तर्रार और ज़्यादा नंबर लाने वाला स्टूडेंट। दोनों आजकल साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, इम्तिहान करीब हैं। यूँ भी आजकल यूनिवर्सिटी में क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, सब घर पर या लाइब्रेरी में बैठकर टेस्ट की तैयारी में लगे रहते हैं। राना ने बात को हल्का कर दिया। हो सकता है सबा पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ़ हो। आप तो जानती हैं कि वो जो ठान लेती है फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। राना ने हंसते हुए खुशमिजाजी से कहा, यह तो मुझे भी मालूम है कि जो वो ठान लेती है फिर करके दम लेती है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो कुछ करना है आज कर गुजरो। अगर मैंने सबा को इस वक्त ख़बरदार नहीं किया तो फिर मेरी बेटी कभी इस मुसीबत से अपने को निकाल ना सकेगी। काम मुश्किल है, हो सकता है बात बिगड़ जाए, मगर मैं अपने दिल का हाल आज सबा से कहूँगी ज़रूर। वो गिरा जो मेरे दिल में है शायद सबा को आज़ाद कराने में मददगार हो। सबा ने हंसते हुए फ़ोन रखा। एक किताब उसकी बगल में दबी हुई थी, उंगलियों पर कलम की निब की स्याही थी।
वो बातें करते वक्त भी किताब के हाशिए पर कुछ नोट करे। जो पॉइंट्स उधर से बताए जा रहे थे उन्हें लिखती जाती और गिनती उंगलियों पर करती जाती। उधर से जो भी कहा गया, सबा ने लहक कर फ़ोन रखते हुए थैंक यू कहा। फ़ोन रखकर इससे पहले कि सबा अपने कमरे तक पहुंचती, मैंने उसे रोक लिया। सबा, कब से इम्तिहान हैं तुम्हारे? अम्मी, अभी तो 15 दिन हैं, मगर जब शुरू होंगे तो लगातार पेपर्स हैं, कोई गैप नहीं है, सब पढ़ाई एक साथ करनी पड़ रही है। सबा ने फिक्रमंदी से जवाब दिया। वो तो ठीक है, मगर ये हुलिया क्या बना रखा है? कलम की रोशनाई ने होठों तक को नीला कर दिया। क्या कलम चबाती हो? मैंने सिमट कर सोफे पर सबा के लिए जगह बनाई। मेरा लहजा बहुत संजीदा था। पढ़ाई के क्या हाल हैं? याद रखना, पोजीशन लानी है। पापा को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब चंद ही रोज़ रह गए हैं, फजूल बातों में वक्त ज़ाया न करो। तुम जानती हो वक्त ज़िंदगी की सबसे कीमती शय है। किसका फ़ोन था ये? और ये नासिर कौन है? मैंने डरते डरते नासिर का नाम लिया। नासिर? अच्छा, नासिर जिसका भी फ़ोन आया था। अरे अम्मा, ये रोज़ फ़ोन करता है। हमारे क्लास का सबसे तेज़ और ज़हीन लड़का है, हमेशा सबसे आगे रहता है। बस इसी से तो ख़तरा है। सारे प्रोफेसर्स इसका ख्याल रखते हैं। इम्तिहान की तैयारी में ताज़ा तरीन इत्तला उसके पास रहती है। बहुत सही ख़बरें देता है। मैंने अपनी बातों के चक्कर में उसको ऐसा चकरा दिया है कि अब अपनी पढ़ाई वढ़ाई भूल कर मेरे लिए किताबें लाने में जुटा हुआ है। क्या? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। क्या ये करना मुनासिब है? कहीं वो किसी गलतफहमी में न मुब्तला हो जाए बेटा। मैं बात को धीरे धीरे पटरी पर ला रही थी। हाँ माँ, मुझे मालूम है, मगर क्या करूँ, मुझे भी तो स्कॉलरशिप के लिए फ़र्स्ट पोजीशन लानी है। मेरे पास नासिर की तवज्जो पढ़ाई से हटाने का कोई और रास्ता नहीं था, और आजकल तो वो पढ़ता कम है, मेरे लिए किताबें ज़्यादा ढूंढता है। सबा ने चहकते हुए कहा। सही या गलत, मुझे तो फ़र्स्ट पोजीशन लानी है। खुदा करे तुम्हारी फ़र्स्ट पोजीशन आए, मगर किसी को धोखा न दो बेटा। बेटा, इस उम्र में जज्बातियत से अलग होकर सोचना ज़रा मुश्किल होता है। ख्याल रखना, ये जज्बाती फ़ैसले ज़िंदगी भर का रोग बन जाते हैं। अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ो। व्हाट? ज़िंदगी का रोग? अम्मा, आप किस दुनिया में रहती हैं? क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? ये आपके ज़माने में 70s और 80s के इश्क विश्क हुआ करते थे। ये पिछली सदी का रवाज था। किसी को देखा और इश्क में गिरफ्तार हो गए। कोई और काम, कोई फ़िक्र तो थी भी नहीं। चलो इश्क में मुब्तला हो जाएं। जंग में सब कुछ जायज़ है। उसने जानबूझकर मोहब्बत और जंग नहीं कहा। आज हम चांद पर बसने के सोच रहे हैं, खला में तैर रहे हैं, समुंदर की गहराई में रेस्टोरेंट बना रहे हैं। आज की दुनिया में सिर्फ अपना काम और अपना फ़ायदा देखा जाता है। अम्मा, यूज़ एंड थ्रो का ज़माना है। अब दादी अम्मा के वक्तों के टी सेट, डिनर सेट संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि डिस्पोजेबल बर्तनों का ज़माना है। काम होना चाहिए, काम। सबा तेज़ी से उठी और झुककर मेरे रुखसार पर प्यार करती हुई अपना रुखसार धीमे से मस करती हुई अंदर चली गई। पूरी ज़िंदगी सनसनाती हुई एक आंधी की तरह मेरे सर से गुज़र गई। चारों तरफ आंधी चल रही थी। मैं खाली हाथ खड़ी थी, जैसे तेज़ हवा के झोंके चारों तरफ से मुझे धकेल रहे हों। कितनी यूज़ एंड थ्रो, इस उन्वान के तहत अभी आपने डॉक्टर सबिहा अनवर का ये अफसाना सुना। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव पर आप सुन रहे हैं। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर हाजिर हैं हमारे साथी नईम। पेश खिदमत है प्रोग्राम दिल की कलम से। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम। दोस्तों, फिल्में चाहे किसी ज़बान में बनती रही हों, वो हमारे जज्बात की अक्कासी करती हैं और समाज का आईना होती हैं ये फिल्में। कभी वो रोमानियत पेश करती हैं तो कभी समाज में फैली किसी बुराई की जानिब इशारा करती हैं। कभी आवाम की आवाज़ बन जाती हैं किसी जुल्म के ख़िलाफ़। इसके अलावा कई और पहलुओं की अक्कास हैं ये फिल्में। इसी तरह बॉलीवुड की फिल्मों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बखूबी दिखाया गया है और लातादाद ऐसी फिल्में बनी हैं जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज हैं। इस सेगमेंट पे आज बात कुछ उन फिल्मों की जिनमें हुब्बुल वतनी के साथ साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज नग़्मे भी बहुत मशहूर हुए हैं।
हिंदी फिल्मी सिनेमा में हुब्बुल वतनी से लबरेज फिल्मों और नगमों का एक अहम किरदार रहा है और इसके ज़रिए फिल्मसाज लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को आज भी बुलंद करते हैं। बॉलीवुड में हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों और नगमों का आगाज़ सन 1940 की दहाई से हुआ था। सन 1940 ही में डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी की फिल्म बंधन गालिबन पहली फिल्म थी जिसमें हुब्बुल वतनी के एहसास को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया गया था। यूँ तो इस फिल्म में प्रदीप के लिखे तमाम नगमात काफ़ी मकबूल हुए, लेकिन चल चल रे नौजवान नगमे ने आज़ादी के दीवानों में एक नया जोश भर दिया। सन 1943 में फिल्म किस्मत का नगमा आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इस नगमे ने मुजाहिदीन आज़ादी को आज़ादी की राह पर आगे बढ़ने का हौसला दिया। यूँ तो हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में बहादुरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अब तक न जाने कितने नगमों की तख्लीक हुई है, लेकिन ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जैसे हुब्बुल वतनी के हैरत अंगेज़ एहसास से लबरेज रामचंद्र द्विवेदी और प्रदीप के इस नगमे की बात ही कुछ और है दोस्तों। सन 1952 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आनंद मठ का लता मंगेशकर की आवाज़ में और गीता बाली पर फिल्माया नगमा वंदे मातरम आज भी सामीन को महसूस कर देता है। इसी तरह फिल्म जागृति में हेमंत कुमार की मौसीकी में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया नगमा हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के सामीन में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करता रहता है। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्होंने कई फिल्मों में हुब्बुल वतनी के नगमे गाए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं ये देश है वीर जवानों का, वतन पे जो फ़िदा होगा अमर वो नौजवां होगा, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें, आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, हिंदुस्तान की कसम ना झुकेंगे सर वतन के नौजवान की कसम, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, जैसे अहम नगमात शामिल हैं। नगमा निगार प्रदीप की तरह ही प्रेम धवन को भी ऐसे नगमा निगार के तौर पर जाना जाता है जिनके ए मेरे प्यारे वतन, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए वतन तुझको मेरी कसम जैसे हुब्बुल वतनी के एहसास से पुर नगमात आज भी नाज़रीन के दिलो दिमाग पर हुब्बुल वतनी के जज्बे को बुलंद करते हैं। फिल्म काबलीवाला में गुलकार मन्ना डे की आवाज़ में प्रेम धवन का ये नगमा ए मेरे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन आज भी सामीन की आंखों को नम कर देता है। और इसी के साथ सन 1961 में उन्हीं की एक और सुपरहिट फिल्म हम हिंदुस्तानी मंजर आम पर आई और जिसका नगमा छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी सुपरहिट रहा। साल सन 1965 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार की फिल्म शहीद के सभी नगमात सुपरहिट रहे, लेकिन ए वतन और मेरा रंग दे बसंती चोला आज भी सामीन के दरमियान शिद्दत के साथ सुने जाते हैं। सन 1965 में हिंद चीन जंग पर मबनी चेतन आनंद की फिल्म हकीकत भी हुब्बुल वतनी पर मामूर फिल्म थी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा ये नगमा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आज भी सामीन में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बुलंद करता है। हुब्बुल वतनी से मामूर फिल्में बनाने में मनोज कुमार का नाम भी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, जय हिंद, द प्राइड जैसी फिल्मों के नगमे सुनकर सामीन की आंखें पुरनम हो जाती हैं। जेपी दत्ता और अनिल शर्मा ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से मामूर कई फिल्में बनाई हैं। इसी तरह नगमा निगारों ने कई फिल्मों में हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल कई नगमों की तख्लीक की है और इनमें काबिल ज़िक्र हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ए वतन तुझको मेरी कसम, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, भारत हमको जान से प्यारा है,
ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारों, माँ तुझे सलाम। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरी वतन की, वगैरह वगैरह अहम नगमे हैं। और ये नगमे आज भी सुनने के बाद हुब्बुल वतनी का जज्बा हमारे अंदर ठाठे मारने लगता है। दिल के कलम से में आज दोस्तों बस इतना ही। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र जारी रखते हुए अब बारी है हमारे सामीन की। आज अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, अपनी सुरीली और दिलकश आवाज़ से महसूस कर रहे हैं यरूशलेम इसराइल से रोनी कैरन। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये टूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए।
हैं जिसके लिए। अभी अपने अंदाज और आवाज़ से महसूस कर रहे थे यरूशलेम इसराइल से रोनी कैरन। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखें। ऐसा करने से आप हमेशा जिंदा दिल और जवां दिल रहते हैं और आपके दिल और आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहता है। तो जनाब मन, अगर खुश रहना चाहते हैं, दिल जमा आरजू जमा पर अमल कीजिए और गुनगुनाते रहिए, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त फूला और नईम को। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।